हे गाइस, नमस्ते। मैं अनु कुमारी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हमारे साथ है केडी मैम। चलिए जानते हैं केडी मैम से कि आज केडी मैम आप लोगों को क्या पढ़ाने वाली है या फिर आप लोगों को क्या बताने वाली है, क्योंकि जो भी बताने वाली है मैम उससे आप लोगों का नॉलेज बहुत ज़्यादा बूस्ट होने वाला है। तो चलिए जानते हैं केडी मैम से कि वो क्या बताने वाली है। आज मैं डायबिटिक मेलिटस के बारे में बताने जा रही हूँ। डायबिटिक मेलिटस यानी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा का अधिक होना या कम होना। डायबिटिक मेलिटस कितने तरह का है, उसका साइन एंड सिम्टम क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, डायबिटिक कोमा क्या है और इंसुलिन कोमा क्या है और इसका मैनेजमेंट क्या है, मैं इसके बारे में बताऊँगी। यानी कि डायबिटीज़ क्या है और फिर ये कैसे होता है और इसके कितने टाइप्स हैं और फिर इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। आज मैं आपको एंडोक्राइनल डिजॉर्डर्स पैंक्रियास के बारे में बताने जा रहे हैं। पैंक्रियास में जब एंडोक्राइनल डिजॉर्डर्स होता है तो उसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस से जो इंसुलिन सिक्रीट होता है वो किसी कारणवश डिस्टर्ब हो जाता है। इसके कारण हम लोग को डायबिटिक होने के चांसेस रहता है। डायबिटिक का अर्थ होता है ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा को अधिक या कम हो जाना। ठीक है, यह एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सेक्रेशन ऑफ इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन के इनसफिशिएंट सेक्रेशन के कारण ब्लड में शुगर की मात्रा इनसफिशिएंट हो जाता है। इसका मेन रूप से 3 टायर्ड फीचर कहते हैं या 3 साइन पाया जाता है। इसमें कैसे हम पता करेंगे कि हमको ब्लड शुगर हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसमें पॉलीयूरिया, अधिक पेशाब होना, पॉलीफेजिया, अधिक भूख लगना, पॉलीडिप्सिया, अधिक प्यास लगना। इस कंडीशन में अधिक भूख, अधिक पेशाब होना, अधिक प्यास लगना ये पहला साइन है। नॉर्मल ब्लड शुगर का लेवल हम बताने जा रहे हैं बिना खाना खाए हुए, अर्थात फास्टिंग ब्लड शुगर 70 से 110 mg पर DL। फास्टिंग अर्थात पोस्ट पैरेंडियल ब्लड शुगर लेवल 80 to 150 mg पर DL है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो पैंक्रियास में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल पाया जाता है, जिसमें इंसुलिन तैयार होता है और वो डायरेक्ट ब्लड में मिलाया जाता है। डायरेक्ट डक्टलेस ग्लैंड है जो कि डायरेक्ट ब्लड में पोर करता है। इसका काम है ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में ये बहुत हद तक सहायक होता है। इसका टाइप्स कितने हैं, ये कितने तरह का होते हैं? ये मुख्य रूप से 3 तरह के होते हैं। पहला हुआ आईडीडीएम यानी इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक, ऐसा डायबिटिक जो खास करके इंसुलिन देने, बाहर से इंसुलिन देने पर ही कंट्रोल हो सकता है। एनआईडीडीएम अर्थात नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक, इसमें दवा हर्ब्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। आईडीडीएम में है, इस केस में पैंक्रियाटिक बीटा सेल में डिस्टर्बेंस होने के कारण इंसुलिन का प्रोडक्शन होता ही नहीं है। ये इसका 2 कारण है। पहला है जेनेटिक इम्यूनोलॉजिक फैक्टर और या एनवायरमेंटल फैक्टर। एक खास करके जेनेटिक फैक्टर के कारण होता है, यानी उनके मदर, फादर, दादा, दादी या किसी उनके जनरेशन में किसी को है तो उनसे जो बच्चे पैदा लेते हैं वो अक्सर आईडीडीएम से सफ़र करते रहते हैं। ये टोटल डायबिटिक मेलिटस का 10% इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक पाया जाता है। यह सडन शुरू होता है और ख़ास करके 30 साल के उम्र में होने की चांसेस ज़्यादा रहती है। इस केस में इंसुलिन थेरापी बहुत ज़रूरी है। दूसरा है एनआईडीडीएम, इस केस में इंसुलिन कम सेक्रेट होता है। टोटल डीएम का 90 to 95% लोग टाइप 2 डायबिटिक के सफ़र हैं। टाइप 2 डायबिटिक को डाइट, एक्सरसाइज और दवा से कंट्रोल किया जा सकता है। तो डाइट से हम कैसे मोस्टली कंट्रोल करेंगे? अगर हमको थोड़ा सा फीलिंग हो कि हमको ज़्यादा भूख लग रहा है, ज़्यादा यूरिनेशन हो रहा है, ज़्यादा पेशाब हो रहा है, ज़्यादा प्यास लग रही है, तो थोड़ा सा हम इस दायरे में आ जाएंगे। कहीं हम
हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले हम अपनी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, जो हम आराम से रहना चाहते हैं, तो थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज करेंगे, मॉर्निंग वॉक करेंगे और साथ ही कार्बोहाइड्रेट जिसमें कम पाया जाता हो वैसा डाइट हम लेना शुरू कर देते हैं। तो डाइट कंट्रोल करने से इस तरह के डायबिटिक को हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। हल्का एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक या थोड़ा छोटा मोटा एक्सरसाइज करने से भी हम इसको कमांड कर सकते हैं। अगर इससे भी नहीं होता है तो इसमें हम टैबलेट्स कुछ हैं जो कि हम डॉक्टर के आदेशानुसार ले सकते हैं। तीसरा है जेस्टेशनल डायबिटिक। इस तरह के डायबिटिक खास करके प्रेग्नेंट लेडी को होता है। जब माँ गर्भ धारण करती हैं वैसी स्थिति में वो डायबिटिक से सफ़र कर जाती हैं। ये खास करके सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ को, प्रेग्नेंट मदर को होता है। इसका रिस्क फैक्टर, डायबिटिक का रिस्क फैक्टर क्या है? हेरिडिटरी है, ओबेसिटी, ओल्ड एज, बूढ़े आदमी को ज़्यादा होता है, जिसके यहाँ जनरेशन से होता है उसको होता है, और अदर सिस्टमिक डिजीज। अदर सिस्टमिक डिजीज में लाइक हार्ट डिजीज, एमआई स्ट्रोक, नेक्स्ट रीनल फेलियर। वायरस इन्फेक्शन से भी होता है। वायरस इन्फेक्शन में हर वायरस के कारण नहीं होता है। कॉक्सिकिया बी और स्ट्रेप्टो वायरस के कारण डायबिटिक होने का चांसेस रहता है। अफ्रीकन और एशियन में ये अधिक होने की चांसेस रहता है। सिम्टम मुख्य रूप से इसका 3 ही पाया जाता है: अधिक भूख लगना, अधिक प्यास लगना और अधिक यूरिनेशन होना। पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। बाद में अधिक सिम्टम डेवलप करते हैं, जैसे ब्रिलियंट विजन, साफ दिखाई, आँख से साफ दिखाई नहीं देना, फैटिग, थकान अधिक होना, ईचिंग, प्रूराइटिस, पूरे शरीर में खुजली होना जिसको कहते हैं, ड्रॉजीनेस। ड्रॉजीनेस का मतलब होता है अधिक नींद आना, वेट लॉस हो जाता है, स्किन इन्फेक्शन होने की चांसेस रहता है, पेशेंट का स्किन ड्राई और रफ हो जाता है। नॉक्टूरिया, नॉक्टूरिया का मतलब है रात में अधिक पेशाब आना। पैरास्थेसिया, पैरास्थेसिया का मतलब है हाथ और पैर में झुनझुनी या चुभन होना। टिंगलिंग एंड नमनेस, टिंगलिंग एंड नमनेस इन हैंड एंड लेग्स। औरतों में खासकर वजाइनल इन्फेक्शन ज़्यादा होता है। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन का मतलब है ब्लड प्रेशर कम हो जाना। कॉम्प्लिकेशन, जिस पेशेंट को डायबिटिक मेलिटस यानी ब्लड में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है तो सारे बीमारी चारों तरफ से घेर लेते हैं, हर सिस्टम को हमको प्रभावित करता, उसको प्रभावित करता है। जैसे किडनी डिजीज, किडनी डिजीज में क्या होगा? अल्ब्यूमिन, पेशाब में अल्ब्यूमिन की मात्रा अधिक हो जाएगा। ओडिमा इन लेग, पैर में स्वेलिंग हो जाएगा। हाई बीपी, पेशेंट का बीपी हाई हो जाएगा। अब है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी नर्वस सिस्टम में क्या क्या होगा? पेन इन लेग, पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। सेक्सुअल इम्पोटेंसी, खास करके सेक्सुअलिटी चाहे मेल हो या फीमेल हो वो बंद हो जाता है, नहीं, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अधिक पसीना निकलना, स्वेटिंग। मसल डैमेज, मसल डैमेज अर्थात वो सूख जाता है, पूरे शरीर का मसल सूख जाता है, मसल की मात्रा कम हो जाती है। टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, पाइलाइटिस हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में क्या होगा? टॉन्सिल में जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। पाइलाइटिस हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा। पाइलाइटिस में इन्फ्लामेशन ऑफ द पेल्विक ऑफ द किडनी, किडनी के पेल्विक में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसको हम पाइलाइटिस कहते हैं। प्रिवेंशन, हम कैसे इससे बच सकते हैं? तो नंबर 1 है डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट में हम कितना डाइट उसको देंगे, हम इस तरह का डाइट चार्ट करके देंगे जिसमें 2100 कैलोरी हमको देना है। ठीक, 2100 कैलोरी से अधिक ज़्यादा हम डायबिटिक पेशेंट को डाइट नहीं दे सकते हैं। एक्सरसाइज में हम हल्का माइल्ड एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, माइल्ड एक्सरसाइज हम अक्सर उनको करने के लिए कहते हैं। अगर इससे भी ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर के आदेशानुसार इंसुलिन थेरेपी दिन में 3 बार खाना खाने के बाद आधा घंटा पहले देना है।
हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। अब है कि हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कौन सा है, तो पायोजेलेटिजोन हाइड्रोक्लोराइड, पायोजेलेटिजोन हाइड्रोक्लोराइड का टैबलेट हम लोग देते हैं, मेटफॉर्मिन टैबलेट देते हैं और ग्लिपिजाइड टैबलेट देते हैं। ये भी हम डॉक्टर के आदेशानुसार प्लस जांच करने के उपरांत शरीर में ब्लड शुगर का लेवल कितना है उसके अनुसार हम लोग इस तरह का टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। डायबिटिक कोमा क्या है? डायबिटिक का पेशेंट अक्सर कोमा में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट जो डायबिटिक से सफ़र कर रहे हों उसका अपना आइडेंटिफिकेशन अपने पॉकेट में रख के चलना चाहिए। कभी कभी मॉर्निंग वॉक में आप जाते हैं तो किसी पेशेंट को बेहोश गिरा हुआ देखते हैं, अगर उसके पॉकेट में उसका आइडेंटिफिकेशन रहेगा मैं डायबिटिक का सफ़र हूँ, तो लोग तुरंत डायग्नोस कर लेंगे कि वो किस तरह का कोमा में गया हुआ हो, तो उसको हम तुरंत हॉस्पिटलाइज कर देते हैं। वैसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जब हम हॉस्पिटल, क्योंकि मैं पैरामेडिकल स्टाफ भी हूँ, हॉस्पिटल में पेशेंट आता है तो सबसे पहले उसका चेक करने का यही सबसे पहले सही तरीका है 25% ग्लूकोज 50 cc हम IV देते हैं, ताकि अगर वो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा में होगा तो जैसे जैसे 25% ग्लूकोज IV जाएगा तो वैसे वैसे वो पेशेंट का होश में आना शुरू हो जाएगा, यानी हलचल पैदा होने लगेगा। और जैसे हम स्लो IV देते हैं तो धीरे धीरे वो अगर उसका और रिलैक्स हो जाएगा, सारे मसल रिलैक्स होंगे, पिपिल डायलेट हो जाएंगे, तो हम समझ पाएंगे कि ये हाइपरग्लाइसेमिक कोमा में है। यानी ब्लड शुगर का कम होना और अधिक होना 25% ग्लूकोज देकर हम लोग इमरजेंसी में डॉक्टर नहीं रहने पर भी कर सकते हैं। डायबिटिक कोमा का कारण क्या हो सकता है? इसमें ब्लड शुगर मोर देन 300 से अधिक जब ब्लड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो पेशेंट कोमा में चला जाता है। इसका कारण है अनडायग्नोस्ड डायबिटिक मेलिटस। जिस पेशेंट को सब लोग डायबिटिक का जांच नहीं कराते, किसी खास ओकेजन में अगर किसी को सर्जरी होना रहा या किसी तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है तभी वो अपना डायबिटिक का जांच कराते हैं, अन्यथा मैं स्वस्थ हूँ कह के अपने को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट कारण है अनडायग्नोस्ड डायबिटिक मेलिटस, जिसका डायबिटिक मेलिटस डायग्नोस नहीं हुआ हो। नेक्स्ट है इंसुलिन की मात्रा कम होने के कारण होता है। नेक्स्ट स्ट्रेस एंड इमोशन, बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा दुख और बहुत ज़्यादा इमोशन होने पर, यानी अचानक किसी का डेथ सुन लिया हो या कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ हो जो अचानक उसके नज़र में आया हो, तो ऐसी स्थिति में डायबिटिक पेशेंट कोमा में जाने के चांसेस ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट है डायबिटिक मेलिटस प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेने के कारण भी होता है। अगर हम डायबिटिक पेशेंट हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमको प्रेस्क्राइब करते हैं आपको ये दवा इतनी मात्रा में इतना समय में लेना है, 2-3 महीना दिन 15 दिन में हमको जांच कराने के बाद ये पता चलता है कि मेरा शुगर कंट्रोल है, तो हम अचानक छोड़ देते हैं क्योंकि मैं ठीक हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ब्लड शुगर कभी भी समाप्त नहीं होता, उसको कंट्रोल रखना पड़ता है, इसलिए बीच बीच में अक्सर जांच कराना होता है। और दवा जिस तरह से हम लेते हैं, दवा को छोड़ना नहीं है, एक्सरसाइज को छोड़ना नहीं है, उसको हमको कंटिन्यूअस लेना है। साइन एंड सिम्टम इसका क्या है? मुंह अधिक सूखना, ड्राई माउथ, इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास अधिक लगना, एपिगैस्ट्रिक पेन, एपिगैस्ट्रिक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नौसिया एंड वोमिटिंग, हेडेक, लो बीपी हो जाता है, लेथर्जी, सुस्ती होता है, लो बीपी होता है, लेथर्जी होता है, ग्लूकोज लेवल अबव देन 300 ml पर DM, फीवर रहेगा, पल्स रैपिड रहेगा और डिसीनिया अक्सर डिसीनिया होते रहता है। डिसीनिया क्या हुआ? सांस लेने में तकलीफ होता है। हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं? सबसे पहले उसका हम ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में ब्लड टेस्ट कराते हैं, उसमें ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड ग्लूकोज, BP खाना खाने के बाद, कीटोन pH टेस्ट कराते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट करते हैं, AVG एनालिसिस करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। ट्रीटमेंट में हम ऐसे पेशेंट को क्या करेंगे जो हमारे यहाँ डायबिटिक कोमा में आया है? इस केस में इंसुलिन IV डॉक्टर के आदेशानुसार हम लोग देते हैं।
नॉर्मल सलाइन में प्रत्येक आधा घंटा पर इंसुलिन देते हैं। जब तक ब्लड ग्लूकोज लेवल 250 mg/dl से कम नहीं हो जाए तब तक हम लोग इंसुलिन थेरेपी देते रहते हैं। जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो जाता है तब 25% ग्लूकोज या डेक्सट्रोज NS में मिलाकर IV देते हैं, डायरेक्ट देते हैं। अब ये हो गया डायबिटिक कोमा। अब नेक्स्ट है इंसुलिन कोमा। क्या है इस इंसुलिन कोमा? इस कंडीशन में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है 50 mg/dl और लेस देन 50 mg/dl हो जाता है। इसे हम हाइपोग्लाइसेमिक कोमा कहते हैं। इसका साइन एंड सिम्टम क्या है? पेशेंट कोल्ड एंड क्लमी, उस पेशेंट का हाथ पैर एकदम ठंडा हो जाएगा, टंग ड्राई हो जाएगा, नम्बनेस होगा, इंक्रीज हार्ट रेट बढ़ जाएगा, इमोशनल चेंजेज और सैलेंट स्पीच, उस तरह से गलगलाहट ऐसा आवाज़ करके जिसको सैलेंट स्पीच हम लोग कहते हैं। और डिजीनेस, पीपल डायलेटेड हो जाता है, लॉस ऑफ कॉन्शसनेस एंड कोमा, पेशेंट कोमा में रहता है। इसका ट्रीटमेंट में टू गिव शुगर ओरली, अगर पेशेंट बेहोश है तो ऐसे कंडीशन में हम ओरली ग्लूकोज देते हैं। खास करके इसमें ऑरेंज जूस, ग्लूकोज टैबलेट या किसी तरह का शरबत वगैरह हम लोग मुंह से, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो, अगर पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो हम IV रूट से, इंट्रावेनस रूट से हम लोग ग्लूकोज देते हैं। अब है 25% ग्लूकोज IV देते हैं। तो हम लोग आज डायबिटिक क्या है और टाइप ऑफ डायबिटिक कोमा और इंसुलिन कोमा के बारे में जानकारी लिए, इसके मैनेजमेंट के बारे में जानकारी लिए। और अगर इसमें किसी तरह की आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे एवं इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।